तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं हाइटल्स हर्निया के हवाले से कि हाइटल्स हर्निया हमारे पास क्या होता है। तो ये स्टमक की कुछ शेप वगैरह दिए है, इसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो स्वेलिंग वगैरह होंगी या ऊपर की तरफ जो है वो एक ऑर्गन जो है अपनी जगह से हट कर दूसरी जगह में एंटर हुआ है। तो इसके वगैरह से हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हर्निया की हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि इंटरनल बॉडी पार्ट पुशेस इनटू एन एरिया वेयर इट डजंट बिलोंग, इट्स कॉल्ड अ हर्निया। इसका मतलब है कि एक इंटरनल बॉडी पार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट जो पुश करे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इनटू एन एरिया वेयर इट डजंट बिलोंग, कि एक ऑर्गन जो है वो जो जहाँ से बिलोंग ना करे, जहाँ पर उसकी एक जगह लोकेशन उसकी नहीं है, वो एक जगह से पुश होकर दूसरी की तरफ चला जाए। जैसे हम अगर आप इस पिक्चर में स्टमक के हवाले से देखें कि स्टमक का कुछ पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ गया है, हालांकि ये इसकी जगह नहीं है, ये मुख्तलिफ मज़ीद जो है ऑर्गन है यहाँ पर उसकी जगह है, लेकिन ये यहाँ से पुश होकर ऊपर की तरफ गया है, तो दिस इज़ कॉल्ड हर्निया। इसमें मुख्तलिफ जो है टाइप्स वगैरह है, उसके हवाले से हम देख लेते हैं। हाइटल्स हर्निया के हवाले से हम देख लेते हैं। A hiatal hernia occur when the upper part of your stomach bulges through the large muscle separating your abdomen and chest diaphragm. हाइटल हर्निया या हाइटियस हर्निया किसको कहते हैं कि इसमें आपके स्टमक का अपर पार्ट जो है वो बल्ज होकर, बल का मतलब है कि मतलब कि कर्व होकर या जो है मुड़ कर एक जगह से दूसरी जगह में वो एंटर हो जाता है। कहाँ पर एंटर होता है कि आपके डायफ्राम के थ्रू चेस्ट की तरफ जो है वो एब्डोमेन से चेस्ट की तरफ जो है वो एंटर हो जाता है। इसको हम हाइटल या हाइटियस हर्निया कहते हैं। समटाइम कॉल्ड डायफ्राग्रामेटिक हर्निया और इसोफिजियल हर्निया। कभी कभार इसको डायफ्राग्रामेटिक हर्निया या इसोफिजियल हर्निया भी इसको कह सकते हैं, या इसका ये यूँ कह सकते हैं कि ये इसका सेकंड नाम है, इससे भी इसको आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप ऑफ हर्नियास के हवाले से कि मुख्तलिफ हमारे पास 5 किस्म की जो है वो हर्निया है, टाइप से इसमें जिसमें हम बात कर रहे हैं हाइटल हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया के फेमोरल हर्निया, और इसके अलावा इंसिशनल हर्निया या अम्बलाइकल हर्निया के हवाले से हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ फास्ट किस्म के जो है वो हर्निया के टाइप्स होते हैं। तो हाइटल हर्निया की आपको एक पिक्चर वगैरह शो हो रही होगी, तो इस पिक्चर में आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन के लिए नहीं है, क्योंकि इसोफेगस से डायफ्राम है और डायफ्राम से ऊपर जो है वो मतलब कि हमारे स्टमक जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह हो गई है या ऊपर की तरफ पुश हुआ है, जिसको हम हाइटल हर्निया या हाइटियस कहते हैं, और ये हमारा स्टमक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके हाइटल हर्निया में भी हमारे पास 2 किस्म के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ हाइटल हर्निया, कि हमारे पास हाइटल हर्निया के भी 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है स्लाइडिंग हर्निया टाइप 1, जिसको इसोफेगो गैस्ट्रिक हर्निया भी कहते हैं। सेकंड भी हम देख लेते हैं इज वन इन विच द इसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन एंड अ पोर्शन ऑफ फंडस ऑफ स्टमक राइट अप इनटू द थोरेसिक कैविटी। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि स्टमक का हमारे जो फंडस का पोर्शन होता है, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है, इसको हम स्टमक के पोर्शन को हम फंडस कहते हैं। ये इस जगह से जाके डायफ्राम के थ्रू ऊपर चला जाता है, तो इसको हम स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं, मतलब कि थोरेसिक कैविटी में ये एंटर हो जाता है। इसको हम जो है वो हाइटल हर्निया भी स्लाइडिंग हर्निया या इसोफेगो गैस्ट्रिक हर्निया इसको कहते हैं, टाइप 1 होता है। दिस इज़ द मोर कॉमन टाइप ऑफ हर्निया, और ये मोर कॉमन जो है मतलब कि दूसरे के निस्बत में ये सबसे ज़्यादा जो है ये हाइटल हर्निया होता है, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोलिंग जो है वो रोलिंग हर्निया टाइप 2 पैरा इसोफिजियल, जिसको हम पैरा इसोफिजियल हर्निया या रोलिंग हर्निया इसको कह सकते हैं। ये आपको पिक्चर वगैरह जो है सामने में शो हो रही होगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं। इन रोलिंग हर्निया आ सेक लाइक पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम एंड स्टमक hernias thrown into thoracic alongside esophagus के रोलिंग हर्निया हमारे पास क्या होता है, एक सेक लाइक पोर्शन होता है जो कि पेरिटोनियम के थ्रू जो है ऊपर जो है वो पुश कर लेता है, और स्टमक का एक पार्ट जो है वो पेरिटोनियम के थ्रू ऊपर की तरफ जो है वो निकल जाता है। जिस तरह से आपको इस पिक्चर में शो रहा है कि हमारे पास हमारी पेरिटोनियम लाइनिंग वगैरह की साइड हो रही होती है, और इसमें यहाँ पर हमारे ये जो स्टमक का पोर्शन होता है, स्टमक का पोर्शन ही ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर लेता है, मतलब कि ये सेक लाइक पोर्शन जो है ऊपर बन जाता है, और ये डायफ्राम को जो है वो डायफ्राम के साइड से ही ऊपर गुजर जाता है, तो इसको हम रोलिंग हर्निया कहते हैं। पिक्चर में आपको साइड शो हो रहा होगा। द cardiac sphincter usually remain complete but the displaced portions of the stomach occupy space within the mediastinum and may causes respiratory distress and or impaired cardiac function by direct
प्रेशर ऑन हार्ट। कार्डियक एक्सपेंचर के हवाले से हम बात करें तो कार्डियक एक्सपेंचर इसका जो है वो मतलब कि रिमेन कंपेटेंस होता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या डिस्प्लेस हो जाता है, स्टमक का जो पोर्शन होता है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब कि एक जगह से जाके दूसरी जगह जो है मेडिसिनियम की साइड पर जो है वो जाकर पोर्शन अपना बना लेता है, जिसकी वजह से मतलब कि अगर आप यहाँ से एक ऑर्गन का जो पार्ट है वो यहाँ पर इसका एक ऑर्गन काम में यहाँ पर और वो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रहा है और दूसरी जगह पर जो है या अपने पार्ट को आगे धकेल रहा है, तो इट्स मीन कि वहाँ पर ऑर्गन जो भी होते हैं वो डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से मतलब कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है और कार्डियक फंक्शन जो है उस पर भी जो है वो इम्पेयर हो सकता है और इस पर भी प्रेशर पड़ सकता है हार्ट पर, मतलब कि हमारे हार्ट पर भी इसकी वजह से जो है प्रेशर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह नहीं है, इसकी लोकेशन नहीं है और वहाँ पर हार्ट और लंग्स वगैरह है, तो उस जगह पर अगर ये जाएगा तो वहाँ पर ये इसका एक्स्ट्रा ग्रोथ मतलब कि एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह या कह सकते हैं या इसका अपना पोर्शन ऊपर की तरफ जो है वो चला जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर ऑर्गन्स को ये डिस्टर्ब कर सकता है, पैरेटल डिस्ट्रेस हो सकती है और कार्डियक फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकता है। मे डेवलप गैस्ट्राइटिस विद ब्लीडिंग, और इसकी वजह से कि हो सकता है कि अगर आपको ये हो तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो। आइटस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन का हो जाना विद ब्लीडिंग के साथ जो है आपको गैस्ट्राइटिस वगैरह हो जाए, तो ये रोलिंग हर्निया टाइप 2 के हवाले से हम जिसको हम पैरा इसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं, उसके हवाले से इसके कोजेज़ वगैरह जो है और हाइटल हर्निया या हाइटियस हर्निया जिसमें हम 2 टाइप्स के हवाले से हमने बात की, उसकी कोजेज़ वगैरह क्या हो सकती है। एज रिलेटेड चेंजेस इन योर डायफ्राम, कि एज से रिलेटेड जो है वो चेंजेस वगैरह जब आ जाती है डायफ्राम में, तो उस वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर एक बच्चा है वो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ का हो रही होती है उसके जिस्म में, तो उसके मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस वजह से मतलब कि उसके चेंजेस उसकी बॉडी में जो है वो डायफ्राम में भी चेंजेस वगैरह आ रहे थे, तो उस वजह से भी हो सकता है कि हो सकता है वहाँ पर प्रॉपर जो है वो डायफ्राम की जो है वो चेंजेस वगैरह ना हो और वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा जो है वो जगह मिल जाए, तो उस वजह से भी हो सकता है। इंजरी टू द एरिया, मतलब कि अगर आप कोई इस जगह पर इंजरी वगैरह हो गई है, फॉर एग्जांपल आफ्टर ट्रॉमा और सर्टेन टाइप ऑफ सर्जरी, कि अगर उस जगह पर आपको कोई इंजरी वगैरह हो गई है या कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया या उसके अलावा आप कोई सर्जरी वगैरह हो गई है, तो उस वजह से भी हो सकते हैं सर्जरी प्रॉपर जो है वो स्टिचेस वगैरह ना लगे या प्रॉपर तरीके से वो जोड़ ना सके टिश्यूज़, तो उस वजह से भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ जो आपका स्टमक जो है वो बल्क करे या रोलिंग की तरफ ऊपर चला जाए। बीइंग बोर्न विद ए अनयूजुअल लार्ज हाइटस, कि आपके जो हाइटस जो है वो मतलब कि पैदाइशी तौर पर ही अनयूजुअल हो और लार्ज हो, तो उस वजह से भी हो सकता है। परसिस्टेंट एंड इंटेंस प्रेशर ऑन द सराउंडिंग मसल सच एज वाइल कपिंग, वोमिटिंग, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट, एक्सरसाइजिंग और लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट, कि आपके जो भी एक्स्ट्रा सराउंडिंग मसल वगैरह होते हैं उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह पड़ जाए, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल कफ वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके स्टमक पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से हो सकता है आप वोमिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जिस वजह से भी आपके जो है वो एब्डोमेन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। स्टेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट, अगर आप जो है वो स्टूल वगैरह पास कर रहे होते हैं या आपके बॉल मूवमेंट वगैरह हो रही होते हैं, तो उस वजह से भी आपको कभी कभार ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। या एक्सरसाइज की वजह से, एक्सरसाइज के दौरान भी ये हो सकता है, या अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि कोई मजदूर वगैरह होते हैं तो आपने उनको देखा होगा कि बारी बारी चीज़ें जो है वो उठाते हैं, तो उस वजह से भी उनको ज़्यादातर ये अमूमन कॉमन हर्निया देखने को मिलता है। या ओवर वेट के लिहाज से, मतलब कि अगर उसकी हम BMI देखें तो नॉर्मल ना हो और ओवर वेट हो तो उस वजह से भी हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा मोटा हो तो उस वजह से भी हो सकता है। ये कॉजेज़ है। सिम्टम की अगर हमारे से बात करें कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलेगी हार्ट बर्न होगा, मतलब किसी दिन में जलन वगैरह, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड और लिक्विड इनटू द माउथ, फूड या लिक्विड जो है वो इनगल कर रहा हो, इनटेक कर रहा हो, तो उसकी रिगर्जिटेशन हो रही, मतलब कि स्टमक से जो है वो दोबारा मुंह की तरफ रिफ्लेक्स कर रही होती है, तो उस वजह से भी हो सकता है। ब्लैक फ्लो ऑफ स्टमक एसिड इनटू द इसोफेगस, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। लेकिन अगर आपके स्टमक में आपने कोई चीज़ डाल ली है काफ़ी टाइम बाद, आपको जो है वो कट्टा जो है वो ऐसा लगेगा जब कोई कट्टी चीज़ आपके मुंह में आ रही हो स्टमक से, वोमिटिंग के थ्रू जो है वो आपके मुंह में तक आ जाती है लेकिन दोबारा चली जाती है, इसे हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। डिफ़िकल्टी स्वॉल्विंग, आपको जो भी मतलब कि कोई चीज़ आप निगल रहे होते हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही होती है, क्योंकि आपके स्टमक में जो है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। चेस्ट और एब्डोमेन पेन, मतलब कि आपके चेस्ट में एब्डोमेन पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, वोमिटिंग और ब्लीडिंग और पासिंग ऑफ ब्लैक स्टूल विच में इंडिकेट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। आपको वोमिटिंग के में जो है वो ब्लड वगैरह हो सकता है कि ब्लड देखने को मिले, और इसके अलावा आपका स्टूल अगर ब्लैक हो तो इसका मतलब ये इस चीज़ को इंडिकेट करिए कि आपको
गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, या इसके अलावा हम बर्पिंग के हवाले से देखते रहे जो है बर्पिंग वगैरह भी है। बर्पिंग किसको कहते हैं, मतलब कि आपको डकारे खाने के दौरान जो डकार वगैरह ले रहे होते हैं, गैस वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो इसको हम बर्पिंग कैसे कहते हैं। डायग्नोस, इसको हम डायग्नोस किस तरह से करते हैं, एक्सरे ऑफ योर अपर डाइजेस्टिव जो है सिस्टम, हम एक्सरे करेंगे आपका अपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है उसका एक्सरे निकालते हैं, उसकी वजह से ये डायग्नोस हो रहा है वो पाता है। और अपर एंडोस्कोपी, अगर हम एंडोस्कोपी मतलब कैमरे के ज़रिए भी हम इसको चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अगर हवाले से बात करें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकती है कि आपको कोई भी सिम्टम वगैरह आपको जो आपको देखने को मिले, उस सिम्टम के लिहाज से ही आप उसकी ट्रीटमेंट करें। मतलब कि अगर आपको हार्ट बर्न वगैरह हो रहा है तो उस हार्ट बर्न के लिए आप कोई मेडिसिन वगैरह कोई चीज़ें इस्तेमाल करें जिसकी वजह से वो सिम्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मतलब कि सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिकल मैनेजमेंट के हवाले से बात हो रही है। सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर GERD एंड मिनिमाइज एसिड रिफ्लेक्स, मतलब कि GERD कि आप ट्रीटमेंट वगैरह करें, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की आप ट्रीटमेंट वगैरह करें, कोई मेडिसिन वगैरह का आप यूज़ करें, या एसिड रिफ्लेक्स को मिनिमाइज़ करें जितना कम से कम हो सके ताकि आपको एसिड रिफ्लेक्स ना हो, तो आपको ये जो है मतलब कि पेन वगैरह नहीं होगा और इसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगी। दिस इंक्लूड डिक्रीज एसिड सेक्रेशन इन द स्टमक, अवॉइडिंग सब्सटेंस डेट आर इरिटेंट टू द स्टमक लाइनिंग, कि और जो भी आप चीज़ें मतलब कि जो आपको सिक्रेशन वगैरह आपकी डिक्रीज़ करे उस चीज़ों को, मतलब कि आपके स्टमक में जो भी चीज़ें, दिस इंक्लूड द डिक्रीज एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक, कि इस वजह से आपके स्टमक में जो है वो सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो सकती हो जाती है, और आपको अवॉइडिंग सब्सटेंस और ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करें जिससे आपको आपके स्टमक की लाइनिंग को जो है वो एयर रिटेन करे, तो आप ऐसी चीज़ों को भी जो है वो अवॉइड करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारे पास क्या क्या इसमें क्या हो सकती है कि क्लाइंट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल मैनेजमेंट अंडरगो ऑफ वन ऑफ द 3 सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें अगर हम मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट से किसी का इलाज ना हो रहा हो तो हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं, और ये एक वन ऑफ द 3 सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब कि इसको 3 टर्म या 3 टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर है। ये डायग्राम अनकम्प्लीट है, इसमें साइड में आपको शो हो रहा होगा कि इस तरह से हम इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम निशान फंडोप्लिकेशन कहते हैं। तो ये आपको साइड में शो हो रही होगी कि मतलब कि इसका जो एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह या जो आपके स्टमक का पार्ट जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा होता है उसको हम कट करके इसके आपके इसोफेगस के साइड ही जो है वो दोबारा स्टिच कर लिया जाता है, ताकि वो जो ग्रोथ मायर हो चुकी है वो आपके दोबारा एक ही जगह पर हो जाए और डायफ्राम से नीचे आ जाए दोबारा। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमने क्या क्या देनी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉनिटर क्लाइंट फॉर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। क्या हमने मॉनिटर करना है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को, क्या उसको रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही, उसको हमने मॉनिटर करना है। टीच क्लाइंट टू इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजिंग, के मतलब कि उसको टीच करना है कि आप जो है वो गहरी गहरी सांसें वगैरह ले, उसके इंपॉर्टेंस वगैरह उसको बताएं, और कफिंग एक्सरसाइज उसको सिखाए कि आपको अगर कफ करनी है तो आपने अपने स्टमक पर जो है हाथ रखना है या अपने मुंह पे हाथ रखना है, और ज़्यादा तेज़ी जो है तेज़ कफ नहीं करने, तो इस तरह से आपने उसको टीच करना है। असिस्ट द वाउंड ड्रेनेज फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शन, के असिस्ट करना है जो भी ड्रेनेज वगैरह जो भी अगर इन्फेक्शन वगैरह उसकी हुई हो, वहाँ पर इन्फेक्शन हुई हो, जो भी ड्रेनेज वगैरह वहाँ से निकल रही हो रही है, तो उसको आपने असिस्ट करना है कि किस किस्म का जो है वो इन्फेक्शन हुआ है या किस किस्म की जो है मैनिफेस्टेशन वहाँ पर हुई है, तो उसको आपने वाउंड को जो है असिस्ट करना होता है जो भी ड्रेनेज आप निकाल रहे होते हैं। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड ओवरलोडेड टू द स्टमक, फॉर स्मॉल जो है फ्रीक्वेंट मील जो है वो प्रोवाइड करनी है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाना जो है जो भी उसको खिला रहे होते हैं वो कम कम मील्स के दौरान जो है उसको खिलाया जाए और ज़्यादा ओवरलोड ना खिलाया जाए, मतलब कि जितना उस पर खाना होता है उससे कम कम खिलाया जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको ना खिलाया जाए ताकि उसके स्टमक पर जो है ओवरलोड ना हो। आफ्टर सर्जरी क्लाइंट में एक्सपीरियंस गैस ब्लोट सिंड्रोम, so instruct them to avoid carbonated beverage and gas producing food, कि जो आफ्टर सर्जरी मतलब कि सर्जरी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट को जो है ये एक्सपीरियंस देखने को मिला है कि उसको गैस ब्लोट सिंड्रोम देखने को मिल रहा होता है। गैस ब्लोट सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है कि आपके पेट में जो है वो गैस का जमा हो जाना, मतलब कि आपके कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करें जिसमें कार्बोनेट ज़्यादा हो
और तो उसकी वजह से आपके स्टमक में गैस हो रहा होता है और जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो आपने इन चीज़ों को जो है बिल्कुल अवॉइड करना होता है। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट डिस्फेजिया, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, ब्लोटिंग और एक्सरसाइज बोर्बोरेज्मी। तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्ट करना होता है क्लाइंट को कि अगर आपको डिस्फेजिया हो, कोई भी चीज़ आपको निगलने में मुश्किल हो रही हो तो आप रिपोर्ट करें। अगर आपको एपिगैस्ट्रिक फुलनेस हो रही हो, मतलब कि आपका स्टमक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फुल हो रहा होता है या ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको फुलनेस है, आपको इस चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप ब्लोटिंग, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा जो है वो फुलनेस वगैरह आपके स्टमक, आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हो गई है, या इसके अलावा या एक्सेसिव बोर्बोरेज्मी। एक्सेसिव बोर्बोरेज्मी किस्म कहते हैं कि आपके पेट में अगर आप जो भी चीज़ वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद आप सुनते हैं कि कभी कभार आपके पेट से आवाज़ जो है गुरगुर की आवाज़ या ऐसी कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे कोई भी आवाज़ या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रिपोर्ट करें, ये जो है मतलब कि रिपोर्ट करें। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर हम हवाले से बात करें तो ईट सेवरल स्मॉलर मील्स थ्रू आउट द डे और रेदर ऑफ देन आ फ्यू लार्ज मील्स के, मतलब कि अगर आप लार्ज मील के बदौलत उसको रेफ़र करें कि आप थोड़ा थोड़ा खाना जो है मुख्तलिफ टाइम पर इसका जो है वो खाएँ, इसलिए आपने लाइफ स्टाइल में ये मॉडिफिकेशन करनी है। अवॉइड फूड दैट ट्रिगर हार्ट बर्न्स सच एज फैटी और फ्राइड फूड, टोमेटो सॉस, अल्कोहल, चॉकलेट, मीट, गार्लिक, ऑनियन एंड कैफीन, कि इन चीज़ों से आपने जो है उनको अवॉइड करना होता है। ये मुख्तलिफ जो है वो फूड दिए है कि ये आपको हार्ट बर्न को जो है वो ट्रिगर कर रही होती है। फैटी और फ्राइड फूड जो टमाटोज़ हो या सॉस या अल्कोहल, चॉकलेट्स, मीट, गार्लिक, ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें जो है आपने अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न हो रहा हो। अवॉइड लेइंग डाउन आफ्टर अ मील और ईटिंग लेट इन द डे, कि अगर आपने जो है वो कोई भी चीज़, मतलब कि खाना वगैरह खा लिया या आप लेट खाना खा लेते हो और इसके बाद डायरेक्ट लेट जाते हैं तो उसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। डायरेक्ट आपने लेटना नहीं है। ईट एटलीस्ट 2 to 3 आवर बिफोर बेड टाइम, मतलब कि सोने से पहले या आप लेटने से पहले तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपने जो भी जो है चीज़ खानी होती है वो खा लिया करें और उसके बाद आप 2 से 3 घंटे बाद आप लेट जाया करें। मेंटेन अ हेल्थी वेट, और मेंटेन करें हेल्थी वेट को। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग वगैरह जो भी आप स्मोक वगैरह कर रहे हो तो स्मोकिंग को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, ख़त्म करना है। एलिवेट द हेड ऑफ योर बेड 6 इंच अबाउट 15 सेंटीमीटर, कि आपने अपने बेड का जो हेड का पोर्शन होता है जहाँ पर आप सर रख रहे होते हैं वहाँ का जो भी पोर्शन होता है वो आपने तकरीबन 6 इंच ऊपर करना है, या जिसको आप 15 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, मतलब कि 15 सेंटीमीटर या 6 इंच तक आपने अपना हेड वाला पोर्शन जो भी होता है वो आपने ऊपर करना होता है। तो यही थी आज की हमारी आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।